हेलो नमस्कार दोस्तों, आइए अपनी अगली वीडियो शुरू करते हैं। आज हम के बारे में पढ़ने वाले हैं। 1658 से 1707 इनका टाइम पीरियड है, मतलब ये राजा रहते हैं। उसके बाद इनका जन्म कब हुआ औरंगजेब का? तो 1618 में 24 अक्टूबर को गुजरात के दोहाद नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ है। ठीक है। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहाँ के पास बीता था। ठीक है। 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ इनका निकाह हुआ। तो वाइफ का नाम इनकी क्या था? दिलरास बानो बेगम। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर महोद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर नाम से ही करा लिया था 31 जुलाई 1658 को। देवराई के युद्ध में जब वो फिर से सफल होता है तो औरंगजेब दिल्ली में आया और शाहजहां के शानदार महल में फिर से उसने अपना राज्याभिषेक करवाया। मतलब आप ऐसे क्वेश्चन एक बार PYQ बना था कि किस मुगलिया शासक ने दोबारा अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। नाम से तो पूछ ही सकता है। फिर औरंगजेब के गुरु का क्या नाम था? मीर मोहम्मद हकीम। ठीक है, मोहम्मद हकीम। हकीम से लग रहा है डॉक्टर होंगे, बट वो गुरु है उनके। ठीक है। औरंगजेब किस मुस्लिम कल्ट को मानता था? तो सुन्नी धर्म को मानता था वो। उसे जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है। जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि जो है 1665 ईस्वी में हुई। ठीक है। अब ये जय सिंह और शिवाजी का मैटर यहाँ कहाँ घुसा दिया? तो ये जो औरंगजेब है उसने ही जय सिंह को भेजा था शिवाजी से युद्ध लड़ने के लिए। मई 1666 में आगरा के किले में दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी को उपस्थित किया गया। कब किया गया? 1666 में। उसके बाद शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में बंदी बना के रखा गया। ठीक है। कहाँ रखा गया? जयपुर के भवन में। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिख के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। कहाँ पे? दिल्ली में, और 1675 में। ठीक है। 9वें गुरु याद रखना। ठीक है। तेग बहादुर औरंगजेब 9वें गुरु, हत्या क्योंकि मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया था। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को फिर से लागू कर दिया, कि बहुत डोगमेटिक रूल था, कट्टर था। ठीक है। जो अकबर ने ख़त्म किया था यहाँ फिर से शुरू कर दिया। अकबर ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। ये इसकी आर्किटेक्चर, मतलब आर्किटेक्चर और उसमें बहुत ज़्यादा कम रुचि थी, इसको चित्रकला वगैरह को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया है। एक दो चीज़ें मिलेंगी बस। फिर 1686 में बीजापुर और 1697 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगलिया सल्तनत में मिला लिया। ठीक है। उसके बाद करते हैं मदन्ना और अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। ये युद्ध के दौरान गोलकुंडा को जीतता है ना, तो उस समय मदन्ना और अकन्ना नाम के 2 ब्राह्मण थे जो गोलकुंडा के शासक के साथ थे, उसकी मदद कर रहे थे। औरंगजेब के समय जाट का विद्रोह हुआ था। ठीक है। और उसका नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया था। ठीक है। 1670 ईस्वी में एक लड़ाई होती है, तिलपट की लड़ाई, जिसमें जाटों की हार होती है और गोकुल को मौत के घाट उतार दिया था, गोकुल को मार देते हैं। इसके बावजूद जाटों ने फिर से 1685 में राजा राम के नेतृत्व में विद्रोह किया और इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूट लिया। जो कुछ भी चीज़ सोना चांदी वहाँ मिला सब ले गए। फिर भरतपुर के राजवंश में औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजा चूड़ामण ने की। ठीक है। इन्होंने अपना साम्राज्य शुरू किया। अच्छा, इस बार के आरओ के क्वेश्चन में 2025 में जो आरओ का पेपर हुआ था उसमें ये मैचिंग कराने को आया था कि जाटों का विद्रोह कब हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है ये ईयर। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों के तुलना में बहुत अधिक थी। इसी को जागीरदारी क्राइसिस के नाम से जाना था। बाद में मुगल साम्राज्य जो विघटित हो गया, ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है। ठीक है। इतने ज़्यादा अधिकारी उन्होंने तैनात कर दिए और ज़मीन थी ही नहीं। औरंगजेब के जो पुत्र था, औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गा दास के बहकावे में आके अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर लिया। ठीक है। एक अकबर, उसके बेटे का भी नाम था। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया, मतलब थियोक्रेटिक शासन चल रहा है ये धर्म को। ठीक है। जहाँ पे धर्म आ जाए पॉलिटिक्स में उसे थियोक्रेसी कहते हैं। ठीक है।
औरंगजेब अपना आधार बनाया। उसके बाद इसने सिक्के पर कलमा खुदवाया। नवरोज का त्यौहार मनाता था। भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा जो था, ठीक है। तुलादान में क्या होता था, सम्राट को उसके जन्मदिन के पर सोने चांदी के बराबर तौलकर उसको दान कर देते थे, जो अकबर ने शुरू कराई थी। सब पर प्रतिबंध लगा दिया, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बन जाएगा किसने ये सब चीज़ें बंद करवाई, तो औरंगजेब ने बंद करवाई, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कट्टर राजा था वो। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी, सरकारी संगीतकारों को अवकाश दे दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के शासन में लिखी गई। ये चीज़ ध्यान रखना, ये थोड़ा सा अलग है। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर, मतलब जो इंडिया का क्लासिकल म्यूज़िक है उसके ऊपर फारसी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बुक्स औरंगजेब के टाइम में लिखी गई। औरंगजेब ने संगीतकारों को छुट्टी तो दे दिया, लेकिन खुद वीणा बजाने का एक्सपर्ट था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर शामिल थे। मतलब ये सब चीज़ें तोड़वा दी उसने। क्या क्या तोड़वाया, सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ और उसके बाद मथुरा का केशव राय मंदिर। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, 1707 में 20 फरवरी को। इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया है, ठीक है, खुलदाबाद। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या, मतलब प्रोविंसेस उस समय 20 हो गई थी। औरंगजेब ने दारुल हर्ब यानी काफिरों के देश को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने को अपना लक्ष्य बनाया। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। इतना कट्टर इंसान था, उसके बावजूद उसने हिंदुओं को रखा था। बट इसका एक वो स्ट्रेटजिक व्यू था, क्योंकि उसमें इसको टारगेट था जो हिंदू राजा जो जीत नहीं पा रहे थे साउथ में, जैसे इसने अमर सिंह को या जय सिंह को भेजा शिवाजी को हराने के लिए, तो ये उसकी टेक्निक थी। ये कोई उसकी रिलीजियस टॉलरेंस को नहीं दिखाता है, ठीक है। सो ये हमने औरंगजेब को भी कवर कर लिया है। मुग़ल के जो इम्पॉर्टेंट शासक थे जिससे क्वेश्चन बनते हैं, एक एक करके सारे हमने कवर कर लिए। उसके बाद हमको मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन कवर करना है। उसके अलावा जो बाद के मुग़ल शासक हैं जिनसे बेसिक क्वेश्चन, उनका टाइम पीरियड या फिर उनको ऑर्डर में अरेंज करने को आता है, उसी पर्पज़ से हम पढ़ेंगे इसमें। सो इस वीडियो में इतना ही। उसके बाद मुग़ल की शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे हम, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। शासन व्यवस्था को कंप्लीट करते ही उसके बाद हम मराठों पे आ जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, चलिए ख़त्म करते हैं। थैंक यू।